इजाज़ उल हक साहब, अगर हम देखें इस वक्त जो इंतशार और फसाद और एक बयानिया बना के मुल्क के हवाले से अगर जो देखा जाए, उसको कितना ख़तरनाक गर्दाना जा सकता है जो कुछ किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि ये ट्रेंड जो है ये 93 के बाद शुरू हुआ है। अब 1993 की बात कर रहा हूँ कि जब आप ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे और असेंबलियां तोड़ दी गई और उन्होंने एक तकरीर में एक एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा हिट किया और उनकी पॉपुलैरिटी उससे बढ़ गई और थे तो अपोजिशन में। उसके बाद लेकिन कुछ अरसे बाद जब इलेक्शन हुआ तो उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वापस वो आए हुकूमत के अंदर। ये वैसे ये पहली मर्तबा वो था दबे लफ्जों में छुपे छुपाए, जो छुपन छुपाई जैसे खेलते ना, इस तरह से था। अब ये हुआ है कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एक पॉलिटिकल पार्टी की और उन्होंने अपना जो नैरेटिव बनाया है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाया। ट्रू। और उसमें उन्होंने उसको सोशल मीडिया के जरिए जिसको कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, कि जो हमारे दुश्मन को करना चाहिए था ये उन्होंने किया है कि वो जो तरीक़ाकार होता है कि आप अदारों के और अवाम के दरमियान में खलीज पैदा कर दें, और वो कोशिश ये की गई है कि वो खलीज पैदा कर दी जाए और फिर नैरेटिव जो है वो अंदर बैठ के भी और उसको फिर बाहर से प्रोपोगेट करके, यानी कि दीगर ममालिक के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर हैं, लेकिन वो बात इस तरह कर रहे होंगे जिस तरह आंखों देखा हाल सुना रहे हैं आपको, और वो झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझना शुरू कर दें। ये मसला है इस वक्त जो पाकिस्तान जिसको फेस कर रहा है कि सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका सही बात जो है वो जब नहीं सामने आएगी तो फिर झूठी बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो है वो अजालक पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। जिस तरह के एक मरतबा APS के बाद मैं वो एग्जांपल देता होता हूँ कि जब हमला हुआ था पर 2014 की बात है शायद, मेरे ख्याल में जी 2014 की बात है, APS का तो उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठी थी, इसके बावजूद कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक कोई ऑपोजिशन थी, कोई हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने बैठकर फिर एक नैरेटिव बनाया टेररिज्म के खिलाफ। सबने बैठकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारे एक पेज पे थे। उसके बाद से कई मरतबा ये बात कही गई है, मैंने भी बहुत मरतबा ये बात की है कि बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के इवेंट्स जो हैं वो शुरू हुए, पहले KPK के अंदर, फिर बलोचिस्तान के अंदर, और बार बार ये कहा गया कि जी सबको इकट्ठे बैठना चाहिए और जो नहीं बैठेगा वो सिंगल आउट हो जाएगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग कई मरतबा हुकूमत ने भी कोशिश की है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी बातचीत हुई है कि सबको बुलाया जाएगा और फिर ऐलानात भी हुए, लेकिन वो बाद में मीटिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यानी कि ये खलीज जो है वो बढ़ता चला गया। इजाज़ उल हक साहब, ये मुझे बताइएगा, जिनसे वो कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा उनकी हुई, या जिनसे वो चाह रहे थे कि मुज़ाकरात मैं उनसे करूंगा उनकी? देखिए, कुछ तो उनके लोगों का राब्ता था मिनिस्टर इंटीरियर के साथ, जो कि सबको मालूम है, मोहसिन नकवी साहब के साथ, और वो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे जगह के बारे में, दीगर मामलात के बारे में। लेकिन जो डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए हैं वो अहकामात हुकूमत की तरफ से तो इतने नहीं थे जितने कि मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, जो मेरी मालूमात हैं, और उसमें काफ़ी हद तक लचक दिखाई गई थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, और किसी नतीजे पर भी पहुंचने वाले थे। कुछ इकदामात जो कहा गया था वो एड्रेस भी हुए थे। मतलब उन्होंने कहा जी कुछ जेस्चर दिखाएं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जी यास्मीन राशिद को निकालें, उनको वहां से उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की गई। कोई बेल के बारे में कहा गया, वो बेल भी हो गई, लेकिन फिर एकदम से उन्होंने जो है वो कल्टी खाई या यू टर्न लिया
और फिर मुज़ाकरात जहाँ पे थे वहीं पे ठप हो गए और फिर आपने देखा फिर उसके बाद जो कुछ हुआ। इस वक्त क़यादत को आप किधर देख रहे हैं और इनके पास कौन सी क़यादत है और किसका माने किसका ना माने, ये भी आपस में वो कहते हैं ना कि सांझे की हांडी चौक में फूटती है, तो उसका मुजाहरा हमने देखा हालिया इवेंट के अंदर भी देखा, उससे पहले भी बहुत सारे मामलात में हमने देखा कि लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। देखें, सिर्फ क़यादत जो है इस वक्त इनके पास केपीके में, वो क़यादत केपीके में क्यों है? क़यादत इसलिए है वहां पर कि वहां पर हुकूमत है इनकी। अब ये बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, मतलब गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बेवकूफ़ी नहीं कहना चाहिए था, कि ये अगर वो असेंबली भी तोड़वा दें, मतलब कि गवर्नेंस रूल लगवा दें, असेंबली सस्पेंड करवा दें, फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा? अभी एक इनको इतना मजबूत किला मिला हुआ है, किला मैं कह देता हूँ चले पॉलिटिकली, तो उसको ये अब ज़ाया कर रहे हैं, बार बार इधर आके थ्रेट देकर। वहाँ पर पाराचनार में क्या हो रहा है कोई फिक्र नहीं है, वहाँ पर केपीके के अंदर कहाँ पे फाटा के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो उभर रही है दोबारा से। रोज़ाना लाशें जो हैं वो हमारे फौजी जवानों की जो है वो झंडों में लिपटी हुई आ रही हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी मसाइल है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त के इंसान यार अपने से थोड़ा सा बालातर होकर सोचें। ठीक है, बहुत कुर्सियां मिल जाएंगी, हर कोई बंदा बैठ जाएगा उन पे जाके, लेकिन मुल्क होगा तो कुर्सी मिलेगी ना। आप किससे लड़ रहे हैं, आप किसको दिखा रहे हैं? और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जो आप तासुर दे रहे हैं बाहर के मुल्कों को, मैं समझता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है। आपका दुश्मन आपको इतना ज्यादा नीचा नहीं दिखा सकता जितना हम खुद अपने आप को। इजाजुल हक साहब, आपके कौन लोग थे? ये एक विदिन पार्टी एक ग्रुप था जो आप लोगों को पसंद नहीं करता था, जिसमें आपने शेख रशीद साहब का जिक्र किया, आपके अपने साथ जो कुछ हुआ, आप समझते हैं कि ये वही असल में वो ग्रुप था जिसने इनको यहाँ इस हालात तक पहुँचाया? और बीबी बुशरा साहिबा के हवाले से आप देखें जो कुछ वो अब कर रही हैं और जिस तरह वो अब कमांड लेने की कोशिश करी, जबकि कहा गया वो तो एक घरेलू खातून है, आप क्या समझते हैं कि ये वही नेटवर्क था जिसने इमरान खान को इस नहज तक पहुँचाया? देखिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के समेत बहुत से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस से ये मारे जाते हैं सारे के सारे। मैं नहीं कहता कि किसी ऐसे खास किसी एग्जांपल नहीं देता, लेकिन जो लीडरशिप उनके गिर्द होती है ना, जिन्होंने पोजीशंस बनाई होती हैं, वो जब देखता है कि एक तीसरा आदमी आ गया जो बेलॉस है, यानी मैंने क्या लेना था इनसे, मैं तो पार्टी भी इनकी ज्वाइन नहीं की, हमने कहा इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, तो ये समझते हैं कि यार ये कहीं हमारी जगह ना ले ले। तो चले मैं इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे एंगल से पूछता हूँ। जनरल फैज हमीद का किरदार क्या था इस पार्टी को चलाने में? देखिए, जनरल फैज हमीद का इन्फ्लुएंस बहुत था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने तो सुना है मिनिस्ट्रियां भी उनके कहने पे दी जाती थी, या बीबी बुशरा या उनके कहने पे। मुझे नहीं पता बीबी बुशरा का, क्योंकि मेरी उनसे कभी ना मुलाकात नहीं, वो पंजाब और वसीम अकरम प्लस के हवाले से थी ना कि वहाँ पे नौकरियां और ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह वो सिलसिला था। मैं काबीना की बात करूंगा, सियासत के हवाले से बात करूंगा। वो तो हो रहा होगा। नहीं, जनरल फैज का बड़ा इन्फ्लुएंस था, वो बिल्कुल रिकमेंड करते थे और उनके कहने पे कुछ एडवाइजर लिए गए, कुछ वजीर भी बने। इजाज भाई, रिकमेंड करने में और ऑर्डर देने में फर्क होता है। तो मैं ऑर्डर नहीं समझता, मैं रिकमेंडेशन समझता हूँ, जिस रिकमेंडेशन को वो अपना ऑर्डर समझ के इम्प्लीमेंट करते होंगे, क्योंकि दे वांटेड हिम टू बी ऑन देयर राइट साइड। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, यानी मिनिस्ट्रियां तक ये बात तो सच है, एडवाइज़र या मिनिस्टर्स वगैरह जो लगाए गए थे उसके अंदर वो उनका इन्फ्लुएंस था और उन्हीं के कहने पे ये लोग जो थे इनकी जमात में शामिल भी हुए थे। एम आई राइट? बिल्कुल, मैं उनकी खसूसी बात नहीं कर रहा, ये शुरू से ही ऐसा इन्फ्लुएंस रहा है। अब जनरल पाशा को देख लें, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन इस जमात को खड़ा करने के लिए किसका किरदार था हमें बताया ना। तो जनरल पाशा की बात की जाती है। नहीं, जितने भी आए हैं उसके बाद मतलब उनका अपनी जगह इन्फ्लुएंस तो रहा है ना उनका, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो PMLN की थी, चाहे वो PTI की थी, मतलब वो इन्फ्लुएंस तो होता है ना वहां पे। लेकिन उस इन्फ्लुएंस को आप इन्होंने क्या किया था कि ये टोटली 100% रिलाय करना शुरू कर दिया उधर, और उनको भी एक्सपोज किया, अपने आप को भी एक्सपोज कर लिया। बाकी जो है वो मतलब एक अच्छे तरीके से
रिकमेंडेशंस आती हैं, और रिकमेंडेशन आनी भी चाहिए कि जी एजाजुल हक जो है ये स्मगलर है, ये नारकोटिक्स में डील करता है, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये इसका जो है वो पैसा ब्लैक है इसके पास, तो इसको जरा दूर रखें अपने से। तो वो तो रिकमेंडेशन तो जाती है ना, एजेंसीज के थ्रू जाती होंगी, सबको जाती है। ये उस जमाने से नहीं, 1985-88 से मुझे मालूम है कि जब मेरे वाले साहब का जमाना भी था, तब भी हर एक के बारे में आता था बैकग्राउंड उसका कि भाई क्या है क्या नहीं है। अब उसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी अपना हुनर है। डायरेक्शनलेस की आदत की बात की जा रही है इस वक्त। जो क्राउड खासतौर पे पीपल्स पार्टी के हवाले से माजी को देखें या नून लीग के हवाले से माजी को देखें, तो जब जो कहते हैं ना दरवाजे बंद हो जाते हैं तो क़यादतें गायब हो जाती हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हाल यही नज़र आता है, और एक जिसे कहते हैं सोशल मीडिया वॉरफेयर जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है जो कि हमेशा झूठा साबित हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि इस वक्त इंगेजमेंट के लिए बेहतरीन वक्त है, या फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, गवर्नर राज लगे ना लगे इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में शॉर्ट ऑफ गवर्नर राज अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे ना, दूसरी तरफ नहीं, इनकी तरफ, क्योंकि ये एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा शेर आया शेर आया शेर आया, तो फिर चौथी मरतबा कोई निकलता भी नहीं है बाहर। मेरा ख्याल है इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इनको खुद इस बात की अब मेरे ख्याल में रियलाइजेशन हो जाएगी कि बार बार वहां जाने से हमारी कोई इज्जत नहीं बढ़ रही, बल्कि हमारा पॉलिटिकल मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। तो इनको भी चाहिए कि ये जो इनके पास एक फोर्ट्रेस इनको मिला हुआ है, इस फोर्ट्रेस को संभाल के रखें ताकि ये जिंदा रह सकें। अगर ये भी चला गया लेकिन तो इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना। वफाक के साथ तसादुम अगर हम देखें, ये तो एक बड़ी खतरनाक बात होती है ना। एक सूबाई हुकूमत जो है अगर वफाक पर यलगार करना शुरू हो जाए, चढ़ाई करना शुरू हो जाए, उस पर हमला करना शुरू हो जाए, तो फिर ये तो एक चीज़ किसी और नहज पे चली जाती है। तो उसके मैं समझता हूँ कि अब नहीं होगा ये। अब मेरा ख्याल है कि एक रियलाइजेशन जो है वो आएगी। इसके बाद ये होना नहीं चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि ये कंटेनर लगाने बंद करें और एक तरीक़ेकार के साथ चलें, और अगले को समझाएं कि भाई ये मामला जो है वो ठीक नहीं है। अगर वो नहीं समझता तो फिर आप पॉलिटिकल स्टेप्स उठाएं।